अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टेशियोमेट्री कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज के टोटल स्टार्टिंग के 3 न्यूमेरिकल को कवर किया था और इस वीडियो के अंदर हम लास्ट के 3 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो फिर चलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1.6 gram of a sample of a gas occupies a volume of 1.12 dm cube at STP. Determine the molar mass of the substance. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें मास इन ग्राम जो दिया गया है वो 1.6 ग्राम दिया गया है एक गैस के सैंपल का। नेक्स्ट चीज जो हमें न्यूमेरिकल में दी गई है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास है 1.12 डीएम क्यूब, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है, मोलर मास। तो हमने इसको भी डेटा में मेंशन कर दिया कि हमें मोलर मास मालूम करना है। बहुत ही आसान सा ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला की हेडिंग डाली और हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले को लिखा। हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब एक बात याद रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर 22.4 की जगह मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मोलर वॉल्यूम भी लिखेंगे तब भी ठीक है, या फिर अगर आप डायरेक्ट 22.4 भी लिखेंगे तब भी ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। अब क्योंकि हमें मोलर मास मालूम करना है तो हमारे पास वॉल्यूम के फॉर्मूले में मोलर मास नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को खोल लेंगे। हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वो है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारे पास मोलर मास आ चुका है, तो अब हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। क्योंकि मोलर मास डिवाइड में है तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बस, और वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे। बस हमने यहाँ पे एक काम किया, हम मोलर मास को इज इक्वल टू के इस साइड पे ले गए जबकि हम वॉल्यूम को नीचे ले आए। बस मतलब इन दोनों को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे की जगह से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो चुका है अरेंज। अब वैल्यूज पुट करी, मास इन ग्राम हमारे पास 1.6 है जबकि वॉल्यूम हमारे पास 1.12 है और मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से, तो हमारे पास जो मोलर मास का फाइनल आंसर आया वो है 32। मोलर मास की हमारे पास जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर मोलर मास का, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट in an experiment 24.8 gram of silver sulfide is reacted with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction। अब जैसे कि हमें रिएक्शन के अंदर दिया गया है कि हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड था उसको हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि हमने इन दोनों को रिएक्शन करवाया तो हमें ये दो प्रोडक्ट हासिल हुए। फर्स्ट नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड और सेकंड नंबर पे हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP। अब हमें दो चीजें यहाँ मालूम करनी है। पहली चीज हमें मालूम करनी है AgCl का मास, सिल्वर क्लोराइड का मास मालूम करना है, और नेक्स्ट चीज जो हमें मालूम करनी है वो H2S का वॉल्यूम मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें मालूम करनी है, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पर सिल्वर का मास भी दिया हुआ है जो कि 108 ग्राम पर मोल है और सल्फर का हमारे पास 32 ग्राम पर मोल है, ताकि हम मोलर मास निकालें, ठीक है। तो अब जरा हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमें जो न्यूमेरिकल में इक्वेशन दी गई थी हमने उसको उतारा। पहला काम क्या होता है, मोलर मास निकालना। तो अब हमने सिल्वर सल्फाइड का मोलर मास निकाला जो कि हमारे पास आया 248 ग्राम। मोलर मास निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुकी हूँ। और इसी तरह हमने AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का भी मोलर मास निकाला। AgCl का जब आप लोग मोलर मास निकालेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तभी आप लोगों के पास 287 आंसर आएगा। इसी तरह H2S का भी मोलर मास निकाला जो कि 34 ग्राम है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमने लिखा है गिवन मास जो कि हमें न्यूमेरिकल में दिए गए हैं। न्यूमेरिकल के अंदर हमें मास इन ग्राम दिया गया है सिल्वर सल्फाइड का जो कि है 24.8 ग्राम, ठीक है। बस हमें एक ही चीज दी गई है जबकि हमें AgCl और H2S का मास नहीं दिया गया है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमने रिक्वायर की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि हमें यहाँ पे दो चीजें मालूम करनी है। पहला हमें मास ऑफ AgCl मालूम करना है और नेक्स्ट हमें वॉल्यूम ऑफ H2S मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए हम बारी बारी दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर दैट हमारे पास 248 ग्राम ऑफ Ag2S है। देखिए लिखा हुआ है Ag2S हमारे पास कितना है 248 ग्राम।
विल प्रोड्यूस 287 ग्राम ऑफ AgCl और वो हमें 287 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को प्रोड्यूस करके देगा। याद रखिएगा ये लाइन वाइज चलता है, ठीक है। हमारे पास सिल्वर सल्फाइड है 248 ग्राम, वो प्रोड्यूस करेगा 287 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन में लिख दिया। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा Ag2S तो वो हमें कितना प्रोड्यूस करके देगा AgCl। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 248 है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। अब ये हमारे पास बन जाएगा 287 डिवाइडेड बाय 248 ग्राम ऑफ AgCl। यानी कि अगर हम 1 ग्राम लेंगे Ag2S तो वो हमें प्रोड्यूस करके देगा 287 डिवाइडेड बाय 248 ग्राम AgCl, वो हमें प्रोड्यूस करेगा। लेकिन असल में हमें जो मालूम करना है वो मालूम करना है कि अगर हमारे पास 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड होगा तो फिर वो हमें कितना AgCl प्रोड्यूस करके देगा। तो बस हमने लिखा 248 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड विल प्रोड्यूस। जब हमने यहाँ पे 24.8 लिखा है तो यहाँ पर भी हम 24.8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और बाकी सब कुछ हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो जब हमने 287 को डिवाइड कर दिया 248 से एंड देन मल्टीप्लाई किया 24.8 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 28.7 ग्राम ऑफ AgCl। यानी कि अगर हमारे पास 24.8 ग्राम होगा सिल्वर सल्फाइड तो वो प्रोड्यूस करेगा 28.7 ग्राम ऑफ AgCl। अब देखिए ये AgCl प्रोड्यूस हुआ है, कितना हुआ है 28.7 ग्राम। यानी कि ये हमारे पास क्या है, AgCl का मास है। जी हाँ, और हमें मालूम भी क्या करना है, मास ऑफ AgCl। तो अब हमें मास ऑफ AgCl मालूम हो चुका है कि वो हमारे पास 28.7 ग्राम प्रोड्यूस होगा। अब बस हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ H2S, ठीक है। तो अब हमें H2S का वॉल्यूम मालूम करना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं है, तो फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया। अब नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में हमें मास इन ग्राम मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम H2S का मास निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले हमने AgCl का मास निकाला है, बिल्कुल इसी तरह अब हम H2S का भी पहले बिल्कुल इसी तरीके से मास निकालेंगे। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर दैट 248 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ H2S, ठीक है। तो अब हमने ये कैसे लिखा, देखिए हमें पता है कि अगर हम 248 ग्राम लेंगे सिल्वर सल्फाइड तो वो हमें 34 ग्राम H2S प्रोड्यूस करके देगा। तो बिल्कुल यही हमने लिखा है, यही लिखा 248 ग्राम अगर सिल्वर सल्फाइड होगा तो 34 ग्राम H2S प्रोड्यूस करके देगा। तो हमने कहा कि अगर हम 1 ग्राम सिल्वर सल्फाइड ले ले तो फिर वो हमें कितना H2S प्रोड्यूस करके देगा, बस ये जो 248 है इसको डिवाइड में लिख देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो असल में मालूम करना वो हमें मालूम करना है 24.8 ग्राम का। तो हमने लिखा 24.8 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड विल प्रोड्यूस। तो जब हमने यहाँ पर 24.8 लिखा है तो यहाँ पर भी हम 24.8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हमने 34 को डिवाइड किया 248 से और देन मल्टीप्लाई कर दिया 24.8 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 3.4 ग्राम। यानी कि अगर हम 24.8 ग्राम ऑफ AgCl लेंगे तो वो हमें प्रोड्यूस करके देगा 3.4 ग्राम ऑफ H2S। तो ये हमारे पास H2S का मास निकल के आ गया है। तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा जो कि हमारे पास है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम क्या है, ये रहा जो अभी हमने निकाला है 3.4। मोलर मास क्या है H2S का, तो मोलर मास हमारे पास क्या है 34। तो जब हमने 3.4 को डिवाइड किया 34 से तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल का जो फाइनल आंसर आया वो है 0.1 मोल, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम हो चुके हैं। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो हमने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 0.1 जो कि हमने अभी निकाले हैं, 22.4 ऐसे ही लिखा। तो अब हमने 0.1 को मल्टीप्लाई किया 22.4 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वॉल्यूम का वो है 2.24 dm क्यूब, ठीक है। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम का फाइनल आंसर। देखिए अगर हमें न्यूमेरिकल के अंदर अगर पहले ही नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाते तो फिर हमें ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब हमें ना ही नंबर ऑफ मोल्स मालूम थे और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स भी अगर हम निकालेंगे तब भी हमें मास इन ग्राम मालूम नहीं है, तभी फिर हमने ये मास इन ग्राम निकाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है फाइनल आंसर वॉल्यूम का जो कि आप लोगों के पास आया है 2.24 dm क्यूब, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को जो कि हमारे पास है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 न्यूमेरिकल दिए गए हैं और हम एक एक को बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड।
अब देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये आपको स्टार्टिंग के अंदर दिया गया है। मिसाल के तौर पे जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट मास इन ग्राम, तो स्टार्टिंग वाला जो भी आपके पास पोर्शन है वो तमाम का तमाम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जरा सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और डेटा के अंदर हमने लिखा कि हमें मास इन ग्राम दिया गया है 6.4 ग्राम। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो हमें डेटा में नहीं दी गई है वो है मोलर मास। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड का जब मोलर मास निकाला तो हमारे पास है 64 और मोलर मास की हमारे पास जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने डेटा में लिखा हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट कैलकुलेशन की हेडिंग डालकर हमने वैल्यूज पुट करी। नंबर ऑफ मोल्स को हमें मालूम करना है, मास इन ग्राम हमारे पास 6.4 ग्राम है जबकि मोलर मास हमारे पास 64 है। तो जब हमने 6.4 को डिवाइड कर दिया 64 से तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आया वो है 0.1 मोल। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है वो है मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन C2H2। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है यानी कि मास इन ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा हमें नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए हैं वो 4.5 मोल्स दिए गए हैं, क्योंकि 4.5 के बाद क्वेश्चन में हमें मोल्स दिया गया है तो इसका मतलब है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमने मोलर मास निकाला इथाइन का और हमने लिखा मोलर मास ऑफ इथाइन C2H2 इज इक्वल टू 26 ग्राम पर मोल और हमें कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम को, तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, क्योंकि अब हमारे पास मास इन ग्राम का कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो है नहीं, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को लिखा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स को मालूम नहीं करना है तो अब हम करेंगे इस फॉर्मूले को रीअरेंज। मास इन ग्राम यही रहा, मोलर मास मास इन ग्राम के नीचे डिवाइड में है तो ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। तो अब हमारे पास फॉर्मूला अरेंज हो चुका है जो कि है मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट करी हमने। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 4.5 मोल्स है जबकि मोलर मास हमारे पास 26 है। जब हमने 4.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 26 से तो मास इन ग्राम हमारे पास आया 117 ग्राम। तो ये हमारे पास मास इन ग्राम का फाइनल आंसर है जो कि ग्राम में है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हमें इस न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम, मतलब हमें यहाँ पे कहा गया कैलकुलेट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा के अंदर लिखा कि हमें मास इन ग्राम जो दिया गया है वो 38.4 ग्राम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हमें न्यूमेरिकल में नहीं दी गई वो हमारे पास है मोलर मास। तो हमने लिखा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसे हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। और अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है वॉल्यूम को। तो हमने डेटा में लिखा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब हमें मालूम करना है। अब देखिए वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो डेसीमीटर क्यूब होती है, लेकिन अब हमें यहाँ पर जो कहा गया है वो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम मालूम करने का कहा गया है, तभी हमने डेटा में कहा कि हमें वॉल्यूम जो मालूम करना है वो सेंटीमीटर क्यूब में करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली। वॉल्यूम का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब यहाँ पर जो 22.4 है इसे हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। मतलब अगर वॉल्यूम के फॉर्मूले में आप यहाँ पर 22.4 की जगह मोलर वॉल्यूम लिखेंगे तब भी ये ठीक रहेगा और फिर बाद में आप इसकी जगह 22.4 भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इस तरह लिख दे तब भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कैलकुलेशन की हमने हेडिंग डाली और अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसके फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ये पूरा का सेम ऐसे ही आ गया, ओके। वैल्यूज पुट करेंगे हम। मास इन ग्राम हमारे पास 38.4 ग्राम है
मोलर मास हमारे पास 32 है और 22.4 ऐसे ही आ गया। जब हमने 38.4 को डिवाइड कर दिया 32 से एंड मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम का आंसर आता है वो है 26.88 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है वॉल्यूम का आंसर, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब है तो हमारे पास आंसर भी आ गया। अब क्योंकि हमसे कहा गया है कि हमें वॉल्यूम का आंसर डेसीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए बल्कि सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो बस हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिखा कि हमारे पास वॉल्यूम का आंसर क्या है 26.8, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो अब हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वॉल्यूम का जो फाइनल आंसर आया वो है 26880 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है फाइनल आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में मसला है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लाइन से नंबर कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 126 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और डेटा के अंदर हमने लिखा कि हमारे पास जो मास इन ग्राम है वो 126 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोलर मास है, क्योंकि हमें नहीं दिया गया और हमने खुद फाइंड आउट करना होता है। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का हमारे पास फॉर्मूला H2O है, तो जब हमने इसका मोलर मास निकाला तो वो हमारे पास आया 18 और हमने मोलर मास के साथ में यूनिट लिख दी ग्राम पर मोल। कैलकुलेट क्या हमें करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखा, जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आता है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स डेटा में नहीं दिया गया, तो फिर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को लिखे। ओके, अब हमने वैल्यूज पुट करी। मास इन ग्राम हमारे पास 126 है, जबकि मोलर मास 18 है। मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जब हमने 126 को डिवाइड किया 18 से, देन मल्टीप्लाई किया 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फाइनल आंसर आया वो है 42.14 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो पांचवा न्यूमेरिकल है वो है मास इन ग्राम ऑफ 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डेटा की हेडिंग डाली और डेटा के अंदर हमने लिखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 4.8 एक्सपोनेंट 24 है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है उसके साथ एटम्स लिखा हुआ है, तभी हमें पता चला कि ये नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, नेक्स्ट हमने सोडियम, जिसको हम Na से शो करते हैं, हमने उसका मोलर मास निकाला, जो कि हमारे पास आया 23 ग्राम पर मोल और हमें कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम को, तो फिर इसको हमने डेटा में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को मालूम नहीं करना है, हमें मालूम करना है मास इन ग्राम को, तो हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया। मास इन ग्राम हमारे पास यही रहा, मोलर मास यहाँ डिवाइड में, वहां जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, नंबर ऑफ एटम्स के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। Na यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नंबर ऑफ एटम्स के नीचे आके आ जाएगा डिवाइड के अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है वो अरेंज हो जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट करी। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है 4.8 एक्सपोनेंट 24, मोलर मास हमारे पास 23 है और Na हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। तो जब हमने 4.8 एक्सपोनेंट 24 को मल्टीप्लाई किया 23 से, देन डिवाइड करा 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास मास इन ग्राम का जो फाइनल आंसर आया वो है 183.39 ग्राम। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास मास इन ग्राम का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट न्यूमेरिकल है, जो कि है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने डेटा में लिखा कि हमारे पास जो मास इन ग्राम है वो 333 ग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का जो मोलर मास है वो है 111 ग्राम पर मोल और हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो हमने इसको डेटा में लिख दिया कि हमें ये मालूम करना है।
नेक्स्ट हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, तो आपके पास फॉर्मूला एक ही होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, मास इन ग्राम को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, देन मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। यानी कि अगर आपको कभी भी कहीं भी ये कहा जाए कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें या फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें या फिर आप नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करें, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो आपके पास एवोगाड्रो नंबर का ही यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो हमने लिखा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और अब हमने वैल्यूज पुट करी। मास इन ग्राम हमारे पास 333 है, मोलर मास हमारे पास 111 है और मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसे Na से। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 3। Na की वैल्यू हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट का जो फाइनल आंसर आया वो है 1.806 एक्सपोनेंट 24 फॉर्मूला यूनिट। तो ये आप लोगों के पास है फाइनल आंसर। अब देखिए बुक के अंदर आप लोगों के पास जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 18.06 एक्सपोनेंट 23। तो देखिए वो आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर है वो राउंड ऑफ हुआ हुआ है और हमारा जो आंसर वो बगैर राउंड ऑफ के। तो अगर हम अपने आंसर को राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारा आंसर भी बुक से मैच हो जाएगा। बहरहाल हमारा आंसर भी ठीक है, बुक का भी ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास था फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।